सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं लेन क्रिकलैंड के कोट के साथ। लेन कहते हैं इफ़ हार्ड वर्क वर्क सच अ वंडरफुल थिंग श्योरली द रिच वुड हैव केप्ट इट ऑल टू देमसेल्फ। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो लेन है कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसको? कैपिटलिस्टिक क्लास को। देखो आप सभी को पता है हमारी हिस्ट्री के अंदर जो कैपिटलिस्टिक क्लास है और जो लेबर क्लास है उनकी हमेशा फाइट रहती है। और हमारे जो कार्ल मार्क्स है वो भी कहीं ना कहीं कहते हैं जो कैपिटलिस्टिक क्लास है कहीं ना कहीं लेबर्स को एक्सप्लॉइट करती है, और जो फ्रूट्स होते हैं, जो प्रोडक्शंस के फ्रूट होते हैं, वो लेबर क्लास को जाने की जगह कैपिटलिस्टिक क्लास के पास चले जाते हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर लेन क्रिकलैंड भी कुछ कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अगर हार्डवर्क इतनी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ होती तो ये जो रिच क्लास है, ये जो कैपिटलिस्टिक क्लास है, ये जो बिजनेसमैन है, ये क्या करते? उस हार्डवर्क को भी अपने लिए रिजर्व करके रख लेते, लेबर क्लास को कभी नहीं देते। तो देखो ये जो हमारा आज का कोट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलीवेंट कोट है हमारे आज के एडिटोरियल डिस्कशन के लिए। गिग वर्कर्स, हमने गिग वर्कर्स के ऊपर जो है पहले भी एडिटोरियल डिस्कस करे हैं, लेकिन आज में जो डायमेंशन दे रखा है वो थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक हमने डिस्कस करा था कि जो हमारी गवर्नमेंट है उनको गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी नेट और ये चीज़ और वो चीज़ लेके आनी चाहिए। मतलब जैसे सोशल सिक्योरिटी नेट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, उनकी फिक्स्ड जो वर्किंग आवर्स हो गए वो हो गया, या फिर फिक्स सैलरी हो गई, या जो पर्क्स वगैरह होते हैं वो लेके आने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है गिग वर्कर्स को मजदूर से कंपेयर किया गया है। अगर आपने देखा होगा तो हमने डिस्कस करा था वो सारा, लेकिन ये वाला डायमेंशन, मजदूर वाला डायमेंशन हमने अब तक डिस्कस नहीं करा है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा आज का एडिटोरियल है डेफिनेटली हमारे CAPF एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस इसके अंदर एक अदर डायमेंशन और देखने को मिलेगी अगर गिग वर्कर्स के ऊपर ऐसे आ जाता है तो। चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते अपना उद्देश्य के साथ। हमारा उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नॉलेज पूल को बढ़ाना। ठीक है, नॉलेज पूल कैसे बढ़ेगा? नई नई डायमेंशन हम अपनी जो है नॉलेज में ऐड करते रहेंगे तो अपना नॉलेज पूल जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फिर अगर कोई भी ऐसे राइटिंग आएगी तो हम मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिख पाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक चीज़ आप सभी ने जो इंडिया में रहते होंगे स्पेशली उन्होंने जो है फेस करी होगी या फिर महसूस करी होगी कि जो हमारे डेली लेबरर होते हैं, जो हमारे दिहाड़िया मजदूर होते हैं, जो डेली वेज लेबरर्स जहाँ पे जिन्हों कहा गया है जिन्हें मजदूर कहते हैं, वो सुबह कहीं एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे ठेकेदार आता है, उनको हायर करता है, उनको लेके चला जाता है। तो ये जो है शहरों के अंदर भी ये आमतौर पर देखने को मिलता है कि एक चौक पे जो है सारे मजदूर खड़े हो जाते हैं, ठेकेदार आता है या फिर कोई उनको हायर करने के लिए आता है, या जिसको काम होता है अपने घर में सफ़ेदी करवानी होती है या कारपेंटरिंग का काम करवाना होता है, वो उनको लेके चला जाता है, उनसे काम करवा लेता है। तो उस लेबर चौक को यहाँ पे बताया गया। और ये जो मार्केट होती है, लेबर मार्केट, एक तरह से लेबर मंडी बोल लीजिए, ये जो होती है इसको कहीं ना कहीं लेबर चौक कहा जाता है या फिर मजदूर मंडीज कहा जाता है। और आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे बिल्कुल। दिल्ली के अंदर या गुड़गांव के अंदर इसको अतुल कटारिया चौक हो गया गुड़गांव में, और दिल्ली में आज़ादपुर मंडी हो गया, या आपके लोकल एरिया में भी ऐसी मंडीज़ देखने को मिल जाती है, या फिर लेबर चौक जो है उसके नाम से उन्हें जाना जाता है। तो ये जो चौक होता है यहाँ पे होता क्या है बेसिकली अगर देखें तो यहाँ पे होता है एक्सप्लॉइटेशन। कैसे आप बोलेंगे कि सर कैसे एक्सप्लॉइटेशन होता है? यहाँ पे तो जो है लोगों को काम मिल रहा है। देखो काम तो मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे हो क्या रहा है कि मजदूर जो है बार्गेनिंग नहीं कर पा रहा अपने हक के लिए। मतलब कि उसका जो एक दिहाड़ी मिलनी चाहिए दिन के अंदर, वो कहीं ना कहीं उसमें लोएस्ट वेज पे काम करता है, एकदम मिनिमम दिहाड़ी पे काम करता है, क्योंकि वहाँ पे लेबर ज़्यादा है और उनकी डिमांड कम है। ठीक है, इस जो डिमांड एंड सप्लाई के मिसमैच की वजह से जो ठेकेदार है वो बेनिफिट उठा लेता है किसका? लेबर का, और उनको एक्सप्लॉइट करता है। वही जो हमारे कार्ल मार्क्स ने भी बोला और वही जो हमारे लेन क्रिकलैंड ने भी बोला, दोनों चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। तो ये जो चीज़ है आपको लगा होगा कि ये जो चीज़ है अब थोड़ी सी धीरे धीरे जो है जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे ये चीज़ जा रही है, लेकिन मैं कहूँगा मेरे प्यारे बच्चों ये धीरे धीरे जा नहीं रही है, और ज़्यादा हो रही है, और सिस्टमैटिक तरीके से अब एक्सप्लॉइटेशन होता है। पहले तो दिखता था, अब दिखता नहीं है। कैसे? देखो ये हमने देखा ठेकेदार और मजदूर वाला एक्सप्लॉइटेशन, जहाँ पे जो मजदूर है वो अपने दिहाड़ी वेतन के लिए भी हक नहीं फाइट नहीं कर सकता, उसको कहीं ना कहीं अपने वेज को, जो उसकी दिहाड़ी होती है, जो उसका एक वेतन होता है एक दिन का, उसको मिनिमम लेवल पे लेके जाना पड़ता है। क्यों? ताकि कोई उसको हायर कर ले। अगर वो ज़्यादा अपना वेज अप्लाई करेगा या फिर अपना ज़्यादा वेज मांगेगा, कि लेट से अगर सारे जो लेबर है वो 700 मांग रहे हैं, वो सोचता है कि 800 मिलने चाहिए क्योंकि ये मिनिमम वेज होनी चाहिए ऐसी उसके गुजर बसर के लिए, तो अगर वो 800 मांगेगा तो उसको वो काम मिल नहीं पाएगा क्योंकि लेबर ज़्यादा है। तो एक्सप्लॉइटेशन होता है। यहाँ पे 650 में भी काम करने को राज़ी हो जाते हैं, यहाँ पे 500 में भी काम करने को राज़ी हो जाते हैं। तो ये जो एक्सप्लॉइटेशन है ये यहाँ पे ठेकेदार करता है। लेकिन अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे डिजिटल इकोनॉमी आ रही है वैसे वैसे
ये जो गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं दिहाड़िया मजदूर के रूप में काम करते हैं, और ये जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई ये यहाँ पे ठेकेदार बन जाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखा है। इस गिग इकोनॉमी में अब क्या हो रहा है, सिमिलर तरह का एक्सप्लॉइटेशन होता है लेकिन डिजिटली होता है। गिग इकोनॉमी में जैसे कंपनी कौन कौन सी करती है, जैसे हम कंपनी कौन कौन सी करती नहीं, मतलब कौन कौन सी कंपनीज है जो गिग वर्कर्स को अप्लाई करती है। गिग इकोनॉमी पहले समझ लेते हैं। देखो गिग इकोनॉमी होता क्या है कि आपको टेम्परेरी तौर पे जो है हायर किया जाता है। तो आपको जो है जैसे ओला वाले हो गए, जैसे उबेर वाले हो गए, जैसे जोमेटो वाले हो गए, स्विगी वाले हो गए, ठीक है, ये लोग क्या होते हैं, ये हायर करते हैं टेम्परेरी वर्क के लिए, ठीक है, डिजिटली हायर करते हैं और डिजिटली उनको काम मिलता है। लेकिन इनको जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में जैसे पर्क्स मिलते हैं, जैसे लीव मिलती है, जैसे इंश्योरेंस मिलता है, ये इनको नहीं मिल पाता। तो इसी को बेसिकली कहीं ना कहीं गिग इकोनॉमी कहा गया है, टेम्परेरी वर्कर वाला, कि जब मर्जी काम करो जब मर्जी काम छोड़ दो, वो वाला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एडिटोरियल के अंदर उनको दिहाड़िया मजदूरी कहा गया है। यहाँ पे अब ठेकेदार नहीं है, यहाँ पे ठेकेदार की जगह मोबाइल ऐप आ गई है जो कंट्रोल करती है कि किसको काम मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कितने टाइम के लिए मिलेगा, कितने प्राइस के ऊपर मिलेगा, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लेबर है, या बोल लीजिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो वर्कर है, लेबर तो बहुत वैसा वर्ड हो जाता है गिग इकोनॉमी में, लेकिन काम सेम टाइप का है। लेकिन जो वर्कर है यहाँ पे वो अपने हक के लिए अब फाइट नहीं कर सकता, उसके पास अब जो है बार्गेनिंग पावर नहीं है। बार्गेनिंग कहाँ पे आ गई है, ठेकेदार के पास, और यहाँ पे मोबाइल ऐप और बड़ी बड़ी कंपनियों के पास। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। अब ये जो वर्कर है या जो ड्राइवर हो गया, ठीक है, या फिर जो डिलीवरी एजेंट हो गया, इनकी ना तो फिक्स्ड सैलरी होती है सेम दिहाड़िया मजदूर की तरह, ना तो इनके पास इंश्योरेंस होता है, ना इनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है। तीनों चीज़ सेम तरह की यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पे जो हमारा ये जो एल्गोरिथम है, जिसे जो डिसाइड करता है कि किसको काम मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं वो बताता है कि किसको कितनी वेज मिलेगी, इंसेंटिव मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ जैसे हमारे दिहाड़िया मजदूर के पास जो था, दिहाड़िया मजदूर मतलब जिसको दिहाड़ी पे मजदूरी पे रखा जाता है, जैसे सफ़ेदी वाले हो गए, कारपेंटर वाले हो गए, ये सारे लोग जो थे चिनाई वाले। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे सेम उनको कंपेयर किया गया है कि इनके पास भी अब जो है बार्गेनिंग पावर नहीं है गिग वर्कर्स के पास, जैसे उनके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो एक्सप्लॉइटेशन है, जैसे कार्ल मार्क्स बोलते थे कि लेबर क्लास का हमेशा एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो ये जो एक्सप्लॉइटेशन है ये कहीं ना कहीं अब रूप चेंज कर रहा है अपना, ये हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये जो हमारी लेबर क्लास है ये भी रेजिस्टेंट करती है और ये भी कुछ डिमांड करती है। इनका जो डिमांड है ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है जब ये वॉइस उठाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एग्जांपल अगर देखें तो ओला कैब वाले, तो आपने देखा होगा कि पहले ओला कैब वाले कितनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड, इसका एक रूप और होता है कि जो कस्टमर सर्विसेज हैं वो कहीं ना कहीं साइड ट्रैक कर दी जाती है कंपनी के द्वारा अपने प्रॉफिट के लिए। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आज से जब ओला चालू हुई थी, तो जो ओला में सर्विस करते थे, तो जो ड्राइवर था उसका एकदम सोफिस्टिकेटेड तरह से बिहेव करता था, रूडली आपसे बिहेव नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था सारी चीज़ क्या होगी, रेटिंग पे डिसाइड कर रही है कंपनी, उनको अच्छे पर्क्स देती थी। लेकिन जैसे जैसे कंपनी ने ओला ड्राइवर्स को एक्सप्लॉइट करना चालू करा, तो ओला ड्राइवर्स ने भी जो अपनी सर्विसेज थी उसको डिग्रेड कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि अब आप देखते होंगे कि जो पैसेंजर्स हैं उनको बीच रास्ते में छोड़ के बोलते हैं गाड़ी ख़राब हो गई, वो चले जाते हैं, या फिर उसके बाद जो पैसेंजर होते हैं उनसे मिसबिहेव भी करते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलती है, और आपने भी एक्सपीरियंस करी होगी, मैंने तो करी ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो क्यों रही है, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वर्कर्स का। तो जब वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन होगा तो वो अच्छी सर्विसेज कैसे दे पाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरी चीज़ ये हो गई कि ओला वर्कर्स ने भी अपना स्ट्राइक करा था। जैसे यहाँ पे है कि वर्कर्स जो है वो भी रेजिस्टेंस और डिमांड दिखाते हैं, तो ओला वर्कर ने भी एक बार स्ट्राइक करा था पूरी दिल्ली में। कोई भी एक ओला की गाड़ी नहीं चल रही थी अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए। यही चीज़ यहाँ पे बता रखा है। प्रोटेस्ट हुए थे, स्लोगन हुए थे कि रेटिंग नहीं, हक चाहिए हमें, क्योंकि सारी चीज़ रेटिंग बेस्ड हो गई है, और इंसान है हम, गुलाम नहीं है। ऐसे ऐसे जो है स्लोगन जो है हमारे जो गिग वर्कर्स हैं वो उनका ये रेजिस्टेंस का रूप दिख रहा है। जैसे हमारे कार्ल मार्क्स ने बोला था कि जैसे जैसे एक्सप्लॉइटेशन होगा वैसे वैसे जो लेबर क्लास है वो रेजिस्टेंस करेगी, फिर क्या होगा, रेवोल्यूशन आएगा। तो सेम तरह का रेवोल्यूशन हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। हमारे जो गिग वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने हक के लिए फाइट कर रहे हैं। डिमांड क्या रहती है गिग वर्कर्स की, देखो डिमांड क्या रहेगी, जो उनके पास बेनिफिट्स नहीं है उनको सोशल सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरह के एम्प्लॉयज़ है, वो दिहाड़िया मजदूर नहीं है। इसलिए वो क्या कहते हैं, हमें हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए, हमें पेंशन्स भी चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके बाद
वो कहते हैं कि हमारा जो वर्क का डेटा है, जो हमने काम करा है, उसका जो डेटा जनरेट हुआ है उसका एक्सेस तो दो हमें, या फिर उनके साथ कुछ हो जाता है तो उनके लिए ग्रीवांस रिड्रेसल भी होना चाहिए ताकि उनको फेयर ट्रीटमेंट मिल पाए। यही सारी चीज़ उनकी रहती है। और आर्बिट्रेरी जो टर्मिनेशन हो जाता है कि लेट से अगर जैसे आपने ओला सर्विसेज आप ले रहे हैं या फिर आप कोई गिग इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं, तो होता क्या है यहाँ पे कि अगर किसी जो वो होता है ड्राइवर हो गया या फिर जो स्विगी वाला हो गया, डिलीवरी बॉय हो गया, उनकी अगर रेटिंग डिग्रेड हो जाती है तो क्या करते हैं, ये एकदम उनको फायर कर देते हैं। अब सोच के देखिए कि उनकी लाइवलीहुड, उनकी जो फैमिली है वो इसी काम के ऊपर डिपेंड है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको चांस मिलना चाहिए, ऐसे एकदम फायरिंग नहीं होनी चाहिए। इसी की यही सारी क्या है उनकी डिमांड है। अब देखो इस डिमांड को लेके जो हमारी गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी एक्शन में आई। यहाँ पे लिख रखा है गवर्नमेंट इन एक्शन, लेकिन एक्शन में आई थी। वर्कर ने जब ये सारी अपनी आवाज़ उठाई तो गवर्नमेंट ने क्या करा, राजस्थान गवर्नमेंट की यहाँ पे बात कर रखी है कि राजस्थान गवर्नमेंट जो है गिग वर्कर प्रोटेक्शन एक्ट एक लेके आ गई। तो ये ऐसा समझा जाने लगा कि एक मेजॉरिटी विक्ट्री है किसके लिए, गिग वर्कर्स के लिए, लेबर क्लास के लिए एक तरह से देखा जाए। लेकिन फिर राजस्थान में गवर्नमेंट चेंज हुई, क्योंकि हमें जो है किसी पार्टी का नाम नहीं लेना, फिर गवर्नमेंट चेंज हुई और ये जो लॉ था ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, और ये थॉमस पिकेटी जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी बोली थी कि जब जब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो नेक्सस है वो जब कैपिटलिस्टिक क्लास से, कैपिटलिस्टिक क्लास मतलब बिजनेसमैन जो हो गए, उनसे होने लगता है, तो इसमें होता क्या है कि डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी में बदल जाती है और एक्सप्लॉइटेशन किसका होता है, लेबर क्लास का, जो आपको आजकल देखने को भी मिलता है। यही चीज़ यहाँ पे भी हमारे थॉमस पिकेटी जो हमारे बहुत ही ज़्यादा फेमस इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बोली थी। नेक्सस, नेक्सस किसका, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का और कैपिटलिस्टिक क्लास का, जो हमें न्यूज़पेपर के अंदर भी देखने को मिलता है और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में यही चीज़ बताई है। अब यहाँ पे और गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है। ये तो हो गई राजस्थान की गवर्नमेंट। कर्नाटका गवर्नमेंट और तेलंगाना गवर्नमेंट, इन्होंने भी प्रॉमिस करा, लेकिन फिर प्रेशर फेस करा कहाँ से, कॉर्पोरेट क्लास से, कैपिटलिस्टिक क्लास से, जो बिजनेसमैन होते हैं उनसे जो है प्रेशर फेस करा। क्यों, क्योंकि अगर उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे, अगर ग्रीवांस रिड्रेसल होगा, उनको अगर फायर नहीं कर पाएंगे, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किससे कटेगी, उनके प्रॉफिट से कटेगी। किससे कटेगी, उनके प्रॉफिट से कटेगी। इसीलिए जो है हमारी जो कैपिटलिस्टिक क्लास है, जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं, इसको अपोज करते हैं। कोई ऐसा लॉ आए जो गिग वर्कर को सपोर्ट कर रहा हो तो उसको अपोज करते हैं। यही यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट में हमें देखने को मिला कि लॉ तो आ गया लेकिन उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ उसका। क्यों, शायद नेक्सस होगा, या कर्नाटका और तेलंगाना में भी हुआ प्रॉमिस, लेकिन जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर फेस करा। ठीक है, यहाँ पे नास्कॉम और CII जो कि बहुत जो रिप्रेजेंट कर रही थी टेक और गिग कंपनीज को, जैसे ओला वगैरह हो गई या भी किसी भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी हो गई जो गिग वर्कर्स को हायर कर रही है, उनको रिप्रेजेंट कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि गिग वर्कर्स क्या है, देखो यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट क्या क्या देते हैं। वो बोलते हैं कि गिग वर्कर्स क्या है, वो पार्टनर्स हैं। अगर देखो गिग वर्कर्स पार्टनर्स हैं तो प्रॉफिट में से शेयर कर लो, क्यों उनको दिहाड़िया मजदूर की तरह कर रहे हो। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वो गिग वर्कर्स क्या है, हमारे पार्टनर्स हैं, तो वो एम्प्लॉय वाले जो राइट्स हैं वो डिजर्व नहीं करते। तो देखो यहाँ पे क्या ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया गया है कंपनी के द्वारा कि जो हमारे गिग वर्कर्स हैं जिनको वो कभी भी फायर कर सकते हैं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कह रहे ये तो हमारे पार्टनर्स हैं, इनके लिए ये एम्प्लॉय वाले जो राइट्स होने चाहिए फॉर्मल इकोनॉमी में वो डिजर्व नहीं करते। उसके बाद बोला कि पेमेंट का जो ब्रेकडाउन है वो उनको एक्सेस नहीं करा सकते, मतलब वही कि उनको प्रॉपर तरीके से सैलरी स्लिप वगैरह ये सारी चीज़ नहीं दे सकते, क्योंकि जो कंपनीज होती है उनको मैनिपुलेट भी करना होता है कि अभी थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा दे रही है, उसके बाद वो धीरे धीरे कम करने लगती है। गिग इकोनॉमी में यही होता है। ठीक है, इसीलिए वो प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बाद बोलती है कि उनको प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए अनफेयर फायरिंग के लिए। फायरिंग मतलब कि गोली वाली फायरिंग नहीं, उनको जॉब से निकालने वाली, तो कोई प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए। ये उनके आर्ग्यूमेंट है बड़ी बड़ी कंपनियों के, ना उनके ऊपर कोई ग्रीवांस सिस्टम होना चाहिए, इंडिपेंडेंस। तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कंपनीज हैं वो सिर्फ अपने हित के बारे में सोचिए, ये दिखाई दे रहा है। और जो गवर्नमेंट है वो इनके प्रेशर में आके कोई लॉ भी नहीं लेके आ रखी। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट लेके आई लॉ लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ, और बाकी कर्नाटका और तेलंगाना गवर्नमेंट थी उन्होंने लॉ भी नहीं लेके आई। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे थॉमस पिकेटी ने बोला, ये सारी चीज़ें सच होती हुई नजर आ रही है कि गवर्नमेंट का नेक्सस कैपिटलिस्टिक क्लास से, और सफ़र हमारा कौन कर रहा है, लेबर क्लास कर रही है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे गिग इकोनॉमी में दिखाई दे रही है, यही चीज़ नास्कॉम और CII के स्टेटमेंट में दिखाई दे रही है, यही चीज़
राजस्थान और जो अदर तेलंगाना गवर्नमेंट है वहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखो यहाँ पे हिपोक्रेसी दिखाई देती है हमारे गिग इकोनॉमी लीडर्स की। हिपोक्रेसी मतलब कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, यही सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखा है कि बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स थे गिग इकोनॉमी वाले जो प्रिटेंड तो ऐसे कर रहे थे कि जो है वर्कर्स उनको सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हुई उन पर उन्होंने साइन कर दी कि भाई जो है इनके लिए कोई राइट वगैरह नहीं होने चाहिए, तो प्राइवेटली जो है अगेंस्ट है उनके हक के लिए और पब्लिकली वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बता रखी है। यहाँ पे अर्बन कंपनी का एग्जाम्पल ले रखा है। अब एक ये जो कंपनी है नए नए तरीके लेके आती है हमारे वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए। ठेकेदार है एक तरह से, ये कौन है? ठेकेदार है। हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, तो ये क्या है? एक तरह के ठेकेदार हैं जो नए नए तरीके लेके आ रही है हमारे वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए। अर्बन कंपनी का एग्जाम्पल बता रखा है। यहाँ पे इंस्टामेड एक आया है। इंस्टामेड में क्या है कि 49 रुपीज़ पर आवर कोई भी मेड को हायर करो। तो देखो जो मेड है मंथली जिसको हायर करते थे, भले ही घर में कोई काम वगैरह नहीं होता था, अब यहाँ पे वो क्या करेंगे कि उस मेड को जो पहले कभी 2000 या मान लीजिए 3-1000 में तो मिनिमम वेड आती होगी, तो 3000 में जिसको हायर करते थे, अब वो क्या करेंगे घर की सफाई के लिए 2 हफ्ते में 2 बार साफ़ करवा लेंगे, 2 घंटे साफ़ करके चलेगी, तो वही 3000 जो है वही 3000 उसके 300 रुपये में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन दिखाई दे रहा है आपको या नहीं दे रहा? तो यही चीज़ गिग इकोनॉमी करती है, एक्सप्लॉइटेशन करती है। ठेकेदार हैं ये लोग। कौन है? ठेकेदार। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है, ठीक है, कि ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त लिख रखी है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो दिखाई दे रहा है आपको इकोनॉमी के अंदर, ये क्या है? ये मॉडर्न स्लेवरी है। स्लेवरी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इसको अपोज करता है कि हमारे यहाँ पे स्लेवरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी के नाम पे क्या चीज़ है? स्लेवरी है जो हमारे गिग वर्कर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ थी हमारे एडिटोरियल्स के अंदर। अब होना क्या चाहिए? प्रोबेबल कोई सॉल्यूशन यहाँ पे बता नहीं रखा। देखो होना क्या चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो डेमोक्रेटिक तरीके से इसका सॉल्यूशन लेके आना चाहिए। एक मिडिल वे लेके आना चाहिए, जैसे मध्यम मार्ग का बोलते हैं ना, वैसे एक मिडिल वे लेके आना चाहिए जहाँ पे जो कॉर्पोरेट्स हैं उनका भी नुकसान ना हो और जो हमारे गिग वर्कर्स हैं उनको भी राइट मिल जाए। क्योंकि अगर कॉर्पोरेट वर्कर्स को, अगर जो कॉर्पोरेट हैं जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको नुकसान होगा तो होगा क्या? अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, क्योंकि ये जो उनका प्रॉफिट जब रिड्यूस होगा तो एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली डाउन हो जाएगी। तो ऐसा कोई लॉ लेके नहीं आना चाहिए जिसकी वजह से हमारी कॉर्पोरेट जो है उनको नुकसान हो, लेकिन इतनी फ्री विलिंग, इतनी जो फ्री हैंड है वो भी उनको प्रोवाइड नहीं कराना चाहिए ताकि जो हमारे गिग वर्कर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट हो। तो एक मिडिल वे कुछ लेके आना चाहिए। यही आज का हमारा एडिटोरियल था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही प्यारा एडिटोरियल था, अच्छा था, रिलेवेंट था। तो अगर आ गया हो समझ तो ये पेपर 2 के लिए एक टॉपिक है, इसको लिखने का ट्राई करो, इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी डायरेक्टली ऐसे आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। लोकपाल। देखो अभी सुप्रीम कोर्ट जो है उसने सुप्रीम कोर्ट के जज जो BR गवाई जी हैं उन्होंने बोला कि अभी डिसाइड करेंगे, असर्ट करेंगे कि भाई जो हाई कोर्ट के जजेस हैं या जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो लोकपाल की जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं या नहीं आते। तो ये जो सिनेरियो है ये जनवरी से कुछ चल रहा है। हमने पहले भी जनवरी में भी जो है ये लोकपाल वाला थोड़ा सा डिस्कस करा था। आज दोबारा कर लेते हैं एक बार डिस्कस, क्योंकि जब तक ये डिसाइड होगा तब तक ये तो जुरिडिक्शन वाला तो इशू मैटर रहेगा ही रहेगा और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और प्रोबेबल जो है क्वेश्चन भी हो सकता है आपके पेपर के अंदर। तो थोड़ा सा आपको स्टैटिक पोर्शन पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी इंडिया के अंदर जो लोकपाल या लोकायुक्त का जो कॉन्सेप्ट है ये ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ? हमारी ARC की रिपोर्ट से। हमारी ARC रिपोर्ट में ये देखने को मिलता है और सबसे पहले कहाँ पे आया है? स्वीडन के अंदर, ठीक है। तो 2 चीज़ें, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। चेयरपर्सन कौन होता है हमारा लोकपाल का? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, सुप्रीम कोर्ट जज होता है या फिर एक एमिनेंट पर्सन। इन तीनों में से कोई भी हमारा जो है चेयरपर्सन हो सकता है। मेंबर कितने रहते हैं? 8 मेंबर रहते हैं। 50% उसमें से जुडिशियल मेंबर होने चाहिए और बाकी जो 50% बच गए वो ST ST OBC हो गया, माइनॉरिटी हो गया, वुमेन हो गया, उनमें से हो सकते हैं। अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कौन होगी? प्रेसिडेंट होगा डेफिनेटली। प्रेसिडेंट करेगा कैसे अपॉइंट? सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। अब ये सिलेक्शन जो कमेटी है इसके अंदर कौन कौन मेंबर होंगे? हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, लोकसभा के स्पीकर होंगे, अपोजिशन लीडर होंगे, ये तीनों तो रहेंगे ही रहेंगे। फिर एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर नहीं और एक एमिनेंट जूरिस्ट, ठीक है। ये सारे लोग जो हैं हमारे इसके अंदर रहेंगे सिलेक्शन कमेटी के अंदर। किसकी सिलेक्शन कमेटी है? CBI की नहीं है, लोकपाल की है, ठीक है। टेन्योर कितना रहता है लोकपाल का? 5 साल या 70 एज, मतलब या तो 70 साल के हो जाएंगे या फिर 5 साल, जो भी पहले हो जाएगा, उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे।
ज्यूरिडिक्शन, इसी ज्यूरिडिक्शन के ऊपर बवाल है, लेकिन थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है कुछ सेफगार्ड के साथ इसकी लोकपाल की ज्यूरिडिक्शन के अंदर आते हैं। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर आ गए तो फिर कोई भी नहीं बच गया, सारे लोग इसके अंदर आते हैं। इसका मतलब ये हो गया कोई मिनिस्टर नहीं बच गया, कोई एमपी नहीं बच गया, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर आ गए तो सभी आ गए। अब ये जो लोकपाल है ये करप्शन कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट भी करता है, और वो करप्शन कंप्लेंट भी जो सीवीसी को रिकमेंडेड हो उसको भी ये जो है इन्वेस्टिगेट कर सकता है। प्रोसिक्यूशन, इसके पास खुद की जो है प्रोसिक्यूशन विंग है। ऐसा नहीं है कि लोकपाल जो है किसी दूसरी एजेंसी को बोलेगा इसको प्रोसिक्यूट करो, इसकी खुद एक प्रोसिक्यूशन विंग है। टाइमलाइन कितना है? प्राइमरी इंक्वायरी जो एकदम मिनिमम छोटी वाली सबसे जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है उसको 90 दिन में कंप्लीट करना है, इन्वेस्टिगेशन को 6 मंथ में। एक्सटेंडेबल है, ठीक है, इतना थोड़ा सा याद रखना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अब कमेंट करना छोड़ दिया है किसी बच्चे ने, सब देखते हैं, देख के बस लाइक लुक करके आगे निकल जाते हैं, कोई कमेंट नहीं करता। थोड़ा सा दिमाग चलाओ यहाँ पे, ऑल्थो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी जो है आपको कमेंट करना बनता है, ताकि आप एटलीस्ट देखो तो इन क्वेश्चंस को। नहीं तो क्या होगा कि आप क्वेश्चंस को ही देखना बंद कर दोगे। और मेन मोटिव यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। इनएलिजिबिलिटी देख लेना कि कौन कौन जो पर्सन है वो इनएलिजिबल है मेंबर बनने के लिए। वो जो 45 साल से एज जिसकी कम है वो इनएलिजिबल है, इसको थोड़ा सा याद रखना। या फिर कोई कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड तो वैसे ही एमपी भी नहीं बन सकता, तो यहाँ पे भी वो है, वहाँ पे थोड़ा था बस 2 साल का था, यहाँ पे कुछ वो दे नहीं रखा है, कन्विक्ट दे रखा है। या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हो, या फिर किसी ऑफिस प्रॉफिट वाले पोस्ट पे हो, तो जो है वो भी लोकपाल के पोस्ट पे नहीं जा सकता। पार्लियामेंट का मेंबर हो, स्टेट लेजिस्लेटिव का मेंबर हो, या पंचायत म्यूनसिपैलिटी का, वो भी नहीं। मतलब एमपी और एमएलए या फिर जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट में हो गए वो तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद किसी को सर्विसेज से रिमूव कर दिया गया हो, कोई लेट से कोई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस कर रहा हो, उसको सर्विस से रिमूव कर दिया गया हो, वो भी एलिजिबल नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है, 4-5 स्टेटमेंट दे के फंसा देता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट हो गया मणिपुरी ट्राइब। देखो मणिपुर के अंदर इंस्टेबिलिटी चल रही है, सबको पता है। अब एक न्यूज़ और आ गई वहाँ पे कि जो है क्लैशेज ब्रोक डाउन हो गए हामर और जोमी पीपल के अंदर। तो थोड़ा सा देख लेते हैं वहाँ का जो मणिपुर का है एथनिक कंपोजिशन क्या है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो मणिपुर जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हो गया हिली एरिया, एक हो गया वैली एरिया, ठीक है। वैली एरिया के अंदर जो है, वैली एरिया जो है पूरे स्टेट का 10% पार्ट है लैंड मास का, ठीक है। लैंड अगर स्टेट के अंदर मणिपुर स्टेट की बात हो रही है, वहाँ पे सिर्फ 10% एरिया ऐसा है जो वैली है, बाकी जो 90% एरिया है वो कौन सा है? हमारा हिल है। अब ये जो वैली एरिया है ये नॉन ट्राइबल पीपल के द्वारा, मैती जो हो गए उनके द्वारा जो है डोमिनेटेड है। मतलब मैती जो है सारे वैली में रहते हैं, और जो वहाँ पे ट्राइबल हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वो कहाँ पे रहते हैं? हिली एरिया में रहती है। 64% जो पॉपुलेशन है वो किसकी है? मैतीज़ की। मैतीज़ कहाँ रह रहे हैं? वैली एरिया के अंदर। और जो वहाँ पे असेंबली है उसके अंदर उनकी 40 सीट है 60 में से। मतलब वहाँ पे जो मैतीज़ है वो डोमिनेट करते हैं, साफ सीधा यहाँ पे एक कंक्लूजन निकलता है। मैतीज़ के अंदर हिंदू भी आते हैं और मुस्लिम भी आते हैं, ठीक है। हिली एरिया 90% पार्ट में है। 33 जो है ट्राइब्स मणिपुर के अंदर क्लासीफाइड हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिसमें नागा ट्राइब भी आती है, कुकी ट्राइब भी आती है, ये सारे लोग। और ये कौन सी कम्युनिटी से हैं? ये है क्रिश्चियंस, ठीक है। तो ट्राइबल लोग क्रिश्चियन है, नॉन ट्राइबल लोग हिंदू और इस्लाम है, ठीक है। और मैतीज़ हैं, ये नागा है और कुकीज़ हैं, ये हो गया। इनकी पॉपुलेशन कितनी है? 35% पॉपुलेशन है हमारे इनकी। ये जो मैतीज़, नॉन मैतीज़ हो गए, मतलब जो नॉन ट्राइबल लोग हो गए, जैसे नागा हो गए, जैसे कुकीज़ हो गए, 35% पॉपुलेशन है। और वहाँ की जो असेंबली है वहाँ पे इनकी सिर्फ 20 सीट्स हैं 60 में से। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको डिसबैलेंस, यही मेन रीज़न है जो मणिपुर में चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों। देखो आपको आता है या नहीं आता, थोड़ा ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को, ठीक है। फ्री स्पीच और सर्वेस को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अभी आज के ही द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर एक सर्वे आया है, फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, ठीक है। इसके अंदर इंडिया की 24th रैंक आई है 33 कंट्रीज़ में। तो कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट है, ये अगर फ्री स्पीच का टॉपिक आ जाता है तो वहाँ पे भी एज अ इंट्रोडक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्री स्पीच का टॉपिक आ जाता है तो वहाँ पे भी एज आप इंट्रोडक्शन इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? इस रिपोर्ट का टाइटल था हु इज़ द वर्ल्ड सपोर्ट फ्री स्पीच। तो टाइटल को थोड़ा सा याद रखना। अब थोड़ा सा ट्रेंड देख लेते हैं। इस स्पीच के अंदर ये जो हमारा ग्लोबल सर्वे हुआ है फ्री स्पीच का, इसके अंदर हाईएस्ट रैंकिंग है नॉर्वे की और डेनमार्क की। नॉर्वे टॉप पे है, डेनमार्क सेकंड पे है। इंडिया की स्कोरिंग रही है 62.6। इंडिया जो है साउथ अफ्रीका और लेबनान के बीच में आता है, ये थोड़ा सा याद रखना। बिगेस्ट इंप्रूवमेंट देखने को मिली है कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर, मलेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर। लेकिन डिक्लाइन देखने को मिला है कहाँ पे? यूएस, इजराइल और जापान के अंदर। तो देखने की बात है शॉकिंग कि जो वर्स्ट कंट्रीज़ है पाकिस्तान जैसी, वहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और जो टॉप की कंट्रीज़ हैं यूएस हो गया, जापान हो गया, वहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। फ्री स्पीच की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर जितने भी जो लोग हैं, सर्वे किया गया, वहाँ पे जो लोग हैं फ्री स्पीच को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म करने के लिए उनका जो सपोर्ट है वो ग्लोबल एवरेज से लो है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मतलब लोग हैं वो गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म को सपोर्ट नहीं करते, यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। इंडिया, हंगरी और वेनेजुला जो है लो एक्चुअल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं फ्री स्पीच के लिए, ये यहाँ पे बता रखे। चलो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, देख ली हमने। रैंकिंग थोड़ा सा याद रखना, इंडिया की क्या रैंकिंग थी, टॉप पे कौन था, डाउन पे कौन था, कहाँ इंप्रूवमेंट हो रहा है, कहाँ डिक्लाइन हो रहा है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो आता है नहीं आता है। नेक्स्ट चलते हैं इंडिया एआई मिशन। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, हमारी पार्लियामेंट ने और हमारा जो इंडिया एआई मिशन है, इन दोनों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है हमारे यहाँ पे एआई डेवलप करने के लिए, ठीक है, डेटा सेट के लिए बेसिकली। तो डेटा कहाँ से लेंगे? दूरदर्शन हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, पार्लियामेंट का डेटा सेट हो गया, ये सारे चीज़ लेंगे, उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो इंडिया एआई मिशन, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो ये जो हमारा इंडिया एआई मिशन है, एआई इनोवेशन से रिलेटेड है, और ये ऐसा नहीं है इसे पब्लिक कर रही है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का वो है। इसके अंदर बेसिकली 10,000 जो है वो GPUs, ग्राफिक प्रोसेसिंग जो यूनिट्स हैं, इसको डिप्लॉय किया जाएगा। कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है इसको, ये याद रखना, मैती कर रही है। अम्ब्रेला प्रोग्राम है तो बहुत सारी मिनिस्ट्री होगी, लेकिन मैनेज यहाँ पे मैती कर रही है। फंडिंग कौन दे रहा है? देखो फंडिंग क्या पब्लिक प्राइवेट का है तो दोनों ही देंगे, 5 साल के लिए है। और इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है? डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, ये थोड़ा सा याद रखना। एजेंसी डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन है। वैसे डिवीज़न देखें तो इंडिया एआई डिपेंडेंट बिजनेस डिवीज़न है, ठीक है। तो ये हमारी कौन है? इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ही है, हाँ बिल्कुल 4 ही है। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो बच्चों, देखो आता है नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारा मार्च ऑफ ग्लोरी। मार्च ऑफ ग्लोरी बेसिकली क्या चीज़ है? एक बुक है, और ये जो बुक है हमारे के अरुमुगम और जर्नलिस्ट एरोल डी क्रूज ने लिखी है, जिनका आपको फोटो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, माला पहन के खड़े हुए हैं, ठीक है। इन्होंने लिखी है ये मार्च ऑफ ग्लोरी है, बेसिकली फुटबॉल के ऊपर है। इंडिया ने जो है फर्स्ट जो हिस्टोरिक हॉकी के ऊपर है, सॉरी फुटबॉल नहीं, हॉकी के ऊपर है। हॉकी जो विन करा था वो 1975 में फर्स्ट इंडिया का जो है हॉकी वर्ल्ड कप था। तो इसका थोड़ा सा याद रखना, बस बेसिकली ये बुक का नाम था, तो बुक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। शिवाजी स्टेडियम दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया, इसको थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ये ऐसी कुछ बुक्स के नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं कल के क्वेश्चन, ठीक है। कल के क्वेश्चंस को थोड़ा देख लेते हैं। मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करा था, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, विच ऑफ द कंस्टिट्यूट द करेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में यहाँ पे करेंट अकाउंट में कौन सा कंस्टिट्यूट करता है? देखो मैंने डिस्कस करा था कल कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 होते हैं, करंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट में जो फॉरेन एसेट्स हो गया वो आ जाता है, ठीक है, वो SDR वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बच गया कौन सा हमारा 1 और 3, ये आएगा इसमें करंट अकाउंट में। ट्रेड वगैरह हो गया, इनविजिबल जैसे सर्विसेज वगैरह की ट्रेड, ये सारी चीज़ें किसमें आती है? करंट अकाउंट में, ठीक है। ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज एम टू स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। हाँ, ट्रायो इनिशिएटिव था, हमने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करा था। ट्रायो इनिशिएटिव था जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और जापान हो गया, वो सप्लाई चेन का कुछ कर रहा था वहाँ पे, ऐसा कुछ था। तो सप्लाई चेन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो कहीं लिखा है क्या सप्लाई चेन? बी, यही हमारा आंसर है, सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव, ठीक है। यही हमारा आंसर है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान का ये ट्रायो इनिशिएटिव है, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखना। 2 ही क्वेश्चन थे कल, चलो ठीक है। ये एक हो गया। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर कुछ आ जाता है तो ये जो हमारे मुकेश चंद्राकर जी थे जिनकी हत्या कर दी गई फ्री स्पीच के लिए,
तो इनका ये जो है एनेक्डोट है, इसको हम एज अ इंट्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं इस एनेक्डोट को, ठीक है। तो इसके ऊपर आप एक स्टोरी बना लेना, ताकि अगर ऐसे आ जाता है तो लिख लो इसको, ठीक है। करंट में चल रहा है तो इम्पॉर्टेंट है, और आप ऐसे इससे स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही था मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है।